हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। हॉरर विद मिस शीबा में मैं आप सबका वेलकम करती हूँ। दोस्तों, सबसे पहले तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। आज की बेहद हैरान कर देने वाली कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं इस चैनल पर सच्ची कहानियां नरेट करती हूँ। इसलिए अगर आपके या आपके किसी भी जानने वाले के साथ कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है तो आप हमें वो कहानी नीचे दिए गए ईमेल आईडी पर शेयर कर सकते हैं। मैं आपकी वो कहानी आपकी ही जुबानी नरेट कर दूंगी। लेकिन अगर आप अपना नाम छिपाना चाहते हैं तो आप मुझे वो भी बता सकते हैं। तो आइए बिना देर किए आज की कहानी शुरू करते हैं। आज की ये सच्ची कहानी समीर नाम के शख्स की है। ये वाकया मुझे कैसे और कहाँ मिला ये जानना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, और मैंने मेन कैरेक्टर्स के नाम भी बदल दिए हैं, ये उनकी रिक्वेस्ट थी। लेकिन जब मैंने ये आप बीती सुनी थी तो न जाने कितनी रातों तक नींद नहीं आई थी। डर के साथ साथ बहुत दुख भी हुआ ये कहानी सुनकर, और तभी मैंने ये फैसला किया कि ये कहानी मैं आप लोगों तक जरूर पहुंचाऊंगी। तो आइए फिर ये कहानी हम समीर की ही जुबानी सुनेंगे। मेरा नाम समीर है और मैं बैंगलोर इंडिया में एक इंजीनियर हूँ। 6 साल पहले की बात है। मेरी न सिर्फ पढ़ाई पूरी हो गई थी बल्कि एक अच्छी सी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब भी लग गई थी। मैं काफी अच्छा अर्न कर रहा था। मैं अपने पेरेंट्स का इकलौता लड़का था, इसलिए मेरे घर में सिर्फ मैं और मेरे माँ बाप रहते थे। मेरी जॉब लगते ही मेरी माँ को मेरी शादी करवाने का शौक जाग गया। शायद वो भी अकेली रहती रहती बोर हो गई थी और जल्द से जल्द घर में बहू लाना चाहती थी। कई बार उन्होंने मुझसे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ये जानने की कोशिश की कि क्या मेरी कोई गर्लफ्रेंड है या नहीं। रिच बैकग्राउंड से होने के बावजूद भी मैं दिखने में बहुत ही आम शक्ल का लड़का था और बहुत ही सिंपल, इसलिए आज तक किसी लड़की को मुझसे मोहब्बत ही नहीं हुई। और जो लड़की मुझे पसंद आती थी वो मुझे रिजेक्ट करके चली जाती थी। इसलिए मैंने तो वैसे भी लव मैरिज का ख्वाब देखना ही छोड़ दिया था। अब बस सब कुछ अपने माँ बाप के फैसले पर छोड़ रखा था। लेकिन हर माँ की तरह मेरी माँ को भी मैं किसी हीरो से कम नहीं लगता था, और हर स्टीरियोटाइप माँ की तरह उनकी भी ख्वाहिश थी कि वो चांद जैसी बहू घर लाएं। खैर, अपने पुराने रिकॉर्ड्स देखकर मुझे कोई खास उम्मीद तो नहीं थी कि कोई खूबसूरत लड़की मुझे भी मिलेगी, लेकिन फिर भी दिल ही दिल में मैं दुआ करता कि काश मेरी माँ की ख्वाहिश पूरी हो जाए और एक चांद मेरी जिंदगी में भी उतर आए। आखिरकार मैं भी सिंगल आकर रह रहकर थक गया था और थोड़ा उन लड़कियों को भी शो ऑफ करना चाहता था जिन्होंने मुझे रिजेक्ट किया था। खैर, जब मेरी माँ को यकीन हो गया कि मेरी जिंदगी में कोई लड़की नहीं है तो फिर उन्होंने किसी मैरिज ब्यूरो वालों को कांटेक्ट करने का फैसला किया, क्योंकि हमारे जानने वालों में जो भी लड़कियां मम्मी ने देखी वो उन्हें पसंद ही नहीं आई। फिर क्या था, मम्मी के कहने पर मैंने एक मैट्रिमोनियल साइट पर भी रजिस्टर कर लिया और उन्हें मेंबरशिप की फीस भी दे दी। फिर वही घिसा पिटा सा सिलसिला शुरू हो गया। कभी मेरी माँ उन लड़कियों को रिजेक्ट कर देती तो कभी वो लड़कियां मुझे। ऐसा करते करते 6 महीने गुजर गए थे। अब तो जैसे मैंने शादी की उम्मीद ही छोड़ दी थी। ऐसा लग रहा था जैसे ऊपर वाला मेरी वाली बंदी बनाना ही भूल गया हो। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी जिंदगी को बदल के रख दिया। वो संडे की सुबह थी। छुट्टियों वाला दिन था, इसलिए मैं घर पर ही था। छुट्टियों वाले दिन मैं अक्सर देर तक सोता था। अभी सुबह के कुछ 10 बजे तक जब मैं सोकर उठा तो मेरे फोन पर कई सारे मैसेजेस के नोटिफिकेशन आए हुए थे। मैंने आंख मलते हुए जब वो मैसेजेस देखे तो वो मैट्रिमोनियल्स की साइट के मैसेजेस थे।
किसी लड़की की प्रोफाइल से मुझे मैसेज आया था। मैं जब लड़की की फोटो देखी तो मेरी तो आंखें पूरी की पूरी ही खुल गईं। इतनी खूबसूरत लड़की मैंने पहले तो कभी नहीं देखी थी। मुझसे तो सब्र ही नहीं हुआ। फिर मैंने जल्दी से अपनी मम्मी को भी वो फोटो दिखाई। उन्हें भी लड़की बहुत पसंद आई। फिर क्या था, जल्दी जल्दी दोनों परिवारों में बात हुई और मीटिंग भी फिक्स्ड हो गई। जब हम लड़की वालों से मिलने गए तो वो लोग हमें बहुत ही अच्छे लगे। वो लड़की जिसका नाम आलिया था, उनकी इकलौती बेटी थी। उनके घर में सिर्फ 3 ही मेंबर्स थे, माँ, बाप और बेटी। वो लोग बहुत पढ़े लिखे और एलीट क्लास के लोग थे। जब मैंने उसे देखा तो वो मुझे अपनी फोटो से भी ज्यादा खूबसूरत लगी। मैं भी उन लोगों को पसंद आ गया था। फिर क्या था, 2 हफ्तों बाद ही हमारी शादी तय हो गई। एक बात जो मुझे बहुत अजीब लगी वो ये थी कि पता नहीं क्यों लड़की वालों को शादी की थोड़ी जल्दी थी। लेकिन बहुत सोचने के बाद भी हमें इसमें कोई बुराई नहीं लगी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मुझसे यहाँ सिर्फ एक गलती हुई कि मैंने ये नहीं सोचा कि इतने पैसे वाले लोग और इतनी ज्यादा खूबसूरत लड़की मुझ जैसे एवरेज लुकिंग लड़के से शादी करने पर तैयार क्यों हो गई। वो थी भी तो अपने माँ बाप की इकलौती, उसे तो बड़े ही आराम से कोई भी लड़का मिल जाता। लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों ये सब बातें उस टाइम मेरे दिमाग में ही नहीं आई। खैर, इंतजार के दिन दूर हुए और मेरी शादी का दिन आ गया। हमने बहुत ही सादगी से सिर्फ करीबी रिश्तेदारों की प्रेजेंस में शादी की और वो दुल्हन बनकर मेरे घर आ गई। मेरी बीवी दुल्हन की ड्रेस में किसी परी से कम नहीं लग रही थी। मैं बहुत ज्यादा खुश था और बस यही सोच रहा था कि शायद मेरी कोई नेकी ही काम आई होगी जो मुझे इतनी प्यारी बीवी मिली है। कहाँ मेरी कॉलेज लाइफ में कभी कोई गर्लफ्रेंड तक नहीं बनी थी। जो भी मेरी बीवी आलिया को देखता बस देखता ही रह जाता। ये हमारी शादी की पहली रात थी। मैंने अपनी बीवी के लिए बेहद खूबसूरत डायमंड का ब्रेसलेट बनवाया था और उसे मुंह दिखाई में देने के लिए मैं अपने कमरे में साथ ही ले गया। मैं अपने कमरे में आया और अपनी बीवी के सामने बैठ गया। वो अपनी दुल्हन के ड्रेस में बिना घूंघट निकाले आराम से बैठी थी। मैंने मुस्कुराते हुए उसे देखा और उसे कहा कि आलिया, अपनी आंखें बंद करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूं। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। वो ब्रेसलेट जो मैं उसे मुंह दिखाई में देने के लिए लाया था वो एक बॉक्स के अंदर था। उस बॉक्स का लॉक कुछ ऐसा बंद था कि वो मुझसे नहीं खुल पा रहा था। वो कुछ देर तो ऐसे ही आंखें बंद करके बैठी रही, लेकिन अगले ही पल जो मेरे साथ हुआ, मेरे तो होश ही उड़ गए। मुझे एक मर्दाना आवाज आई कि अब कोई भी कब तक बंदर की तरह उछलता रहेगा। मैं तो ये सुनकर एकदम से डर सा गया। मुझे लगा कि शायद इस कमरे में मेरे और मेरी बीवी के अलावा भी कोई मौजूद है। मैंने दुल्हन की तरफ देखा तो उसकी आंखें तो अब तक बंद थीं। मैंने दुल्हन से पूछा कि आलिया, तुमने अभी कुछ कहा था? तो उसने अपनी नॉर्मल आवाज में कहा कि नहीं, मैंने तो कुछ नहीं कहा, मैं तो कब से आंखें बंद करके बैठी हूं। मैं तो इतना घबरा गया था कि मैंने पूरे रूम की तलाशी ली कि कहीं कोई शरारत में कमरे में छिपकर तो नहीं बैठ गया। लेकिन मुझे कमरे में कोई भी नहीं मिला। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि वो भारी मर्दाना आवाज आई कहां से, और ये मेरा तो कोई वहम भी नहीं था। मुझे लगा कि कहीं कोई वॉशरूम में तो नहीं छिपाए। मैं जल्दी से जाकर वॉशरूम भी चेक करने लगा।
इतने में दुल्हन ने आवाज लगाई कि कब तक आंखें बंद करके बैठी रहूंगी? अब तो बता दीजिए कि मेरा गिफ्ट क्या है। मैं भी थक हार के अपनी नई नवेली दुल्हन के पास आकर बैठ गया। मैं उससे पूछा कि क्या तुमने अभी कमरे में कोई मर्दाना आवाज सुनी थी? तो उसने कहा कि हाँ, सुनी थी और वो आवाज आपकी ही थी। ये कहकर वो हंसने लगी। मुझे भी उसकी बात पर हंसी आ गई। खैर, मैंने उसे वो ब्रेसलेट अपने हाथों से पहना दिया। सुबह जब हम लोग उठे तो काफी फ्रेश महसूस कर रहे थे। शादी की थकान भी उतर चुकी थी। हम लोग तकरीबन 9 बजे तक सोकर उठे थे। हम सब ने मिलकर नाश्ता किया। घर में सब लोग काफी खुश नजर आ रहे थे। मैंने सोचा कि क्यों ना आज लंच पर बीवी को बाहर ले जाऊं। ये सोचकर मैं नहाकर तैयार होने चला गया। बाथरूम में जाते हुए मैंने अपनी बीवी को बोला कि प्लीज मेरे कपड़े निकाल देना, आज मैं तुम्हारी पसंद के कपड़े पहनूंगा। लेकिन जब मैं बाथरूम से बाहर निकला तो मेरी बीवी आराम से बैठकर खिड़की से बाहर की तरफ देख रही थी। मैंने चारों तरफ नजर घुमाई तो मुझे कहीं भी मेरे कपड़े नजर नहीं आए। मैंने अपनी बीवी को आवाज देकर पूछा कि मेरे कपड़े कहाँ हैं। इस पर भी लगातार वो बाहर की तरफ ही देखी जा रही थी, जैसे वो मेरी बातों को अनसुना कर रही हो। कई बार पूछने पर भी जब उसने जवाब नहीं दिया तो मुझे बहुत अजीब लगा। फिर मैंने खुद ही जाकर अपने कपड़े निकाले और रेडी हो गया। जब मैं रेडी हो रहा था तो उसी टाइम वो कमरे से सीधे निकलकर बाहर चली गई। मुझे उसका ये बिहेवियर बहुत अजीब लगा, लेकिन फिर भी मैंने ये सोचकर इग्नोर कर दिया कि शायद नए नए घर में आने की वजह से वो थोड़ी परेशान हो। खैर, जब मैं तैयार होकर बाहर आया तो वो बिल्कुल नॉर्मल बिहेव कर रही थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैंने भी इस बात को भूलने में ही भलाई समझी। उसके बाद हम बाहर गए और घूम फिर कर रात तक वापस आए। मैं दिन वाली बात को पूरी तरह से भूल चुका था। रात में जब मैं अपने कमरे में आया तो वो भी कपड़े चेंज करके सोने की तैयारी कर रही थी। मैं भी अपनी अलमारी खोलकर नाइट सूट निकाल ही रहा था कि अचानक से मेरी पीठ पर एक जोरदार मुक्का पड़ा। मैं बौखला कर पीछे मुड़ा तो मेरी बीवी वहां खड़ी होकर हंस रही थी। मैंने गुस्से में उसे घूरते हुए पूछा कि क्या ये मुक्का तुमने मारा है मुझे? मेरी बात सुनकर भी वो बस हंसे जा रही थी। उसने कोई जवाब नहीं दिया। ये देखकर तो मेरा खून ही खौल गया। मैं भी उस पर चिल्ला उठा और डांटते हुए बोला कि तुम पागल हो क्या? ये कैसी हरकतें कर रही हो? ये सुनकर अचानक से उसने हंसना बंद कर दिया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसकी आंखों में आंसू देखकर जैसे मैं पिघल गया। फिर आराम से उसका हाथ पकड़कर मैंने उसे बेड पर बिठाया और खुद भी उसके साथ ही बैठ गया। मैंने फिर उससे प्यार से समझाया कि देखो, ऐसे मजाक मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, आगे से प्लीज ध्यान रखना। वो बस चुपचाप से मेरी बातें सुनती रही और मासूमियत से बस यही कहा कि जी ठीक है। मुझे उस पर बहुत प्यार आ गया। सोचा कि शायद बचपना ज्यादा है इसमें। ऐसे ही मेरी शादी को 1 महीना गुजर गया। एक रात मुझे बहुत तेज बुखार था। मेरी मम्मी ने मेरी बीवी को ताकीद की कि रात भर इसका ख्याल रखना और ठंडे पानी की पट्टियां चढ़ाते रहना। ये कहकर मम्मी अपने कमरे में चली गई। मेरी बीवी कुछ देर तक तो मेरे माथे पर पट्टियां रखती रही, लेकिन कुछ देर बाद मुझे ऐसे ही बुखार में छोड़कर बेड के दूसरे कोने पर बेड से टेक लगाकर बैठ गई और अपने फोन में गेम्स खेलने लगी। मेरा बुखार अभी भी बहुत तेज था। मुझे कुछ ही देर में शिद्दत से प्यास लगी तो मैंने अपनी बीवी को आवाज देकर पानी मांगा। इस पर वो बोली कि आपकी साइड टेबल पर पानी रखा है, पी लें। मैंने जब अपनी साइड टेबल पर नजर डाली तो पानी का जग खाली पड़ा हुआ था। मैंने
फिर से अपनी बीवी को आवाज दी कि आलिया, पानी का जग तो खाली पड़ा है। इस पर उसने कहा कि गौर से देखिए, जग में पानी भरा हुआ है। मैंने जब फिर से जग की तरफ देखा तो आप यकीन नहीं करेंगे कि कुछ सेकंड्स पहले जो जग खाली पड़ा हुआ था वो जग अब पानी से भरा हुआ था। मैं बार बार आंखें मसलकर ये देख रहा था। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। फिर मैंने ये सोचा कि शायद बुखार की तेजी की वजह से मुझे हैलुसिनेशंस हो रहे हैं। खैर, ये तो सिर्फ तसल्ली देने वाली बात थी। मैंने इस बात को अपना वहम समझकर इग्नोर कर दिया और उठकर जग से ग्लास में पानी डालकर पी लिया। कुछ ही देर के बाद मुझे जोरों की ठंड लगने लगी। मैंने अपनी बीवी को कहा कि आलिया यार प्लीज ये फैन बंद कर दो उठकर, मुझे बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। इत्तेफाक से मैं उस वक्त अपनी बीवी की तरफ ही करवट लेकर लेटा हुआ था। वो मेरे सामने ही बेड पर बैठी थी, लेकिन मुझे ये देखकर गुस्सा आने लगा कि मेरे कहने पर भी वो अपनी जगह से नहीं उठ रही थी। वे कुछ सेकंड्स ही गुजरे थे कि फैन अपने आप बंद हो गया, लेकिन मैं हैरान और परेशान होकर कभी स्विच को देखता तो कभी अपनी बीवी को, क्योंकि स्विच तो काफी दूरी पर था। मैंने उससे पूछा कि ये फैन क्या तुमने बंद किया है? तो उसने बोला कि हाँ, मैंने ही बंद किया है। मुझे ये बात बहुत अजीब लगी, क्योंकि स्विच तक पहुंचने के लिए उसको अपनी जगह से उठना पड़ता और ये तो अपनी जगह से हिली तक ही नहीं। तो फिर इसने फैन कैसे बंद कर दिया? मैंने उससे फिर से पूछा कि तुमने बिना हिले फैन को कैसे बंद कर दिया? इस पर उसने मेरी तरफ देखे ही बगैर ही लेट कर सो गई। कुछ देर तक मैं उसकी तरफ हैरानी से देखता रहा और फिर कब सो गया पता नहीं चला। सुबह में मेरा बुखार काफी कम हो चुका था। मैं काफी फ्रेश फील कर रहा था, लेकिन बार बार रात वाली बात याद आ रही थी। लेकिन जब भी मैं अपनी बीवी की तरफ देखता तो बिल्कुल नॉर्मल बिहेव कर रही थी। ऐसे ही कुछ दिनों तक मैं ये सब बातें भूल गया। एक रात ऐसे ही मैं गहरी नींद में सो रहा था कि अचानक से मुझे एक जोरदार झटका लगा और मेरी आंखें खुल गईं। मैं जब उठा तो देखा कि मैं जमीन पर गिरा हुआ था और मेरी बीवी का हाल तो ये कि उस पर जुनून सा सवार था। उसके हाथ में पानी की बोतल थी जिसमें मेरी मम्मी दम किया करती थी, यानी कि मेरी मम्मी उस बोतल के पानी में दुआएं पढ़कर दम करती थी। ये उनका डेली का रूटीन था और मम्मी उस बोतल को, दम किए हुए पानी वाले बोतल को अक्सर फ्रिज में रख दिया करती थी। और शायद ये रात में जब मेरी बीवी पानी पीने के लिए गई तो गलती से उसने दम किए हुए बोतल को पी लिया होगा। मेरी बीवी ने गुस्से में उस शीशे की बोतल को दीवार पर दे मारा। वो बोतल चकनाचूर हो गई। उसके चेहरे पर बाल बिखरे हुए थे। वो बहुत ही खौफनाक लग रही थी। उसने मर्दाना आवाज में मेरी तरफ देखते हुए कहा कि अपनी माँ को समझा ले कि ये दम वाला पानी बाकी बोतलों के साथ ना रखा करे, और अगर रखती भी है तो इन पर कोई निशानी लगा दिया करे, वरना अगली दफा ये बोतल तेरी माँ के सर पर फोड़ दूंगा। मैं तो अचानक से गहरी नींद से उठा था, इसलिए मेरा दिमाग तो काम ही नहीं कर रहा था। लेकिन वो उसी मर्दाना आवाज में बोल रही थी जो आवाज शादी की पहली रात को मैंने सुनी थी। वो तो ये सब कुछ कहकर करवट लेकर सो गई, लेकिन मेरी डर के मारे हालत खराब थी। मुझसे तो बेड पर उसके साथ सोया भी नहीं जा रहा था
मैं इस टाइम कमरे के बाहर भी नहीं जा सकता था, क्योंकि कमरे के दरवाजे के पास वो बॉटल टूटी हुई पड़ी थी और उसकी किरचियां हर तरफ बिखरी पड़ी थीं, जबकि मेरी चप्पलें कमरे के बाहर पड़ी थीं। मुझे डर था कि वो शीशे की किरचियां मेरे पाँव में ना चुभ जाएं, तो मैंने यही सोच के कि जहां गिरा हूं यही रात काट लेता हूं, सुबह में देखी जाएगी। मैंने बेड से तकिया उठा लिया और फिर पता नहीं कब वहीं फ्लोर पर मेरी आंख लग गई। सुबह जब मेरी बीवी ने मुझे उठाया तो हैरत से वो मुझे देखकर पूछ रही थी कि आप जमीन पर क्यों सो रहे हैं। मैंने डरते हुए उसकी तरफ देखकर पूछा कि आलिया, तुम्हें रात में क्या हुआ था? मेरे इस सवाल पर उसने बड़ी ही मासूमियत से जवाब दिया कि मुझे क्या होगा, कुछ भी तो नहीं हुआ था। मैंने कहा, वो देखो सामने, बोतल की किरचियां जमीन पर पड़ी हैं जो तुमने रात में तोड़ी थी। उसने उस तरफ देखा जिधर मैंने इशारा कर रहा था। वो उस तरफ देखकर बोली कि कौन सी बोतल, कौन सी किरचियां? जब मैं भी उस तरफ देखा तो वहां कुछ भी नहीं था। ये देखकर मेरी तो हालत खराब हो गई। मैंने बहुत चेक किया, लेकिन वहां पर एक भी किरची मौजूद नहीं थी। मैंने तो अपना सर पकड़ लिया कि आखिर ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है। क्या रात को मैंने कोई ख्वाब देखा था? लेकिन ये कोई ख्वाब तो नहीं था, इस बात का मुझे पूरा यकीन था। फिर कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए। फिर एक रात जब मैं सो रहा था, तब अजीब से कुछ चबाने की आवाज से मेरी आंखें खुल गईं। जब मैंने देखना चाहा कि ये आवाज कहाँ से आ रही है, तो मैंने देखा कि मेरी बीवी बेड से टेक लगाकर बैठी हुई थी और उसके हाथ में एक शीशे का ग्लास था और वो उस पानी के शीशे के ग्लास को चबा रही थी और उसके होठों से और मुंह से तेजी से खून बह रहा था। ये देखकर मैं बहुत ही ज्यादा डर गया। जब मैं पास जाकर उसे रोकने की कोशिश करने लगा तो वो एकदम से दहाड़ कर बोली कि भाग जा यहाँ से, वरना इसी ग्लास से तेरा गला काट दूंगा। वही मर्दाना आवाज जो पहले भी मैंने सुनी थी। इस बार मैं इतना डर गया कि डर के भागकर चीखें मारता हुआ कमरे से बाहर आ गया। मेरी चीखें सुनकर मेरे मम्मी पापा भी आ चुके थे। मैंने उन सब को जल्दी से अपने कमरे में लेके गया। वो भी मेरी बीवी की हालत देखकर डर गए थे। उसके मुंह से लगातार खून बह रहा था और टूटा हुआ ग्लास उसके हाथ में था, जबकि वो बेहोश हो चुकी थी। हम उसे हॉस्पिटल लेकर भागे। वहां उसका ट्रीटमेंट हुआ। ग्लास की किरचियां उसके पेट में भी जा चुकी थी। वो तकरीबन 15 से 20 दिन तक हॉस्पिटल में रही। मैंने भी अपने घर वालों को सब बातें बता दी, जब तक जो कुछ भी मेरे साथ अब तक होता आया था। उन सब का यही मानना था कि शायद इस लड़की को कोई दिमागी बीमारी है या फिर वो पोजेस्ड है। हम सब ने यही डिसाइड किया कि एक बार वो ठीक हो जाए, फिर उसके घर वालों से पूछते हैं कि ये सब क्या मसला है। वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर सीधे अपने मायके चली गई। फिर मैं भी अपनी सारी फैमिली लेकर अपनी ससुराल चला गया। हमने जब सारी बातें डिस्कस की तो वो लोग सर झुकाकर बैठ गए। फिर जो कहानी उन लोगों ने बताई वो सुनकर मुझे आलिया पर तरस भी आया और उसके माँ बाप पर गुस्सा भी, क्योंकि उन्होंने शादी से पहले हमसे उसकी असलियत को छिपाया। उन्होंने बताया कि 15 साल की उम्र से ही आलिया पर एक जिन का साया था और वो अजीब अजीब हरकतें करती थी। बहुत से पीरों और मौलवियों को डराकर भगा चुकी थी। एक मौलवी तो इलाज के चक्कर में मारा भी जा चुका था। हमने उसे डॉक्टर से लेकर पीरों तक तो दिखाया, लेकिन कोई फर्क ना पड़ा।
ये बात उसके माँ बाप कह रहे थे। उसके फादर ने हमें बताया कि हमें इतना ही पता चला कि इस पर इफरीत जिन का साया है और वो कभी भी इसको शादी करने नहीं देगा और ना ही कभी इसको छोड़ेगा। लेकिन फिर हमें किसी ने कहा कि शायद शादी कर देने से ये ठीक हो जाए, इसलिए हमने जल्दी जल्दी में तुमसे इसकी शादी करा दी। जब कुछ दिनों के बाद तक भी आप लोगों की कोई शिकायत नहीं आई तो हमें लगा कि शायद आलिया ठीक हो चुकी है। आलिया के बाप की ये बातें सुनकर तो हमें बहुत गुस्सा आया कि इन लोगों ने सच्चाई छिपाकर ये शादी की। काश हमें सब कुछ सच बता देते तो फिर ये हमारा डिसीजन होता कि हमें क्या करना है। खैर, वो लोग भी अपनी जगह पर मजबूर थे। मैंने सोचा कि जैसी भी है वो है तो मेरी बीवी ही और मुझे उससे मोहब्बत भी बहुत ज़्यादा थी। मैंने उन्हें बोला कि मैं आलिया को अपने साथ ले जा रहा हूँ, अब आगे भी उसका इलाज मैं ही करवाऊंगा। मेरी सास मेरे इस फैसले से बहुत खुश हुई और बोला कि आलिया अपने कमरे में है, तुम खुद जाकर उसे ये खुशखबरी दे दो कि तुम उसे वापस ले जाना चाहते हो। मैं अकेले ही उसकी कमरे की तरफ बढ़ा। अंदर जाकर देखा तो वो गुमसुम सी बेड पर टेक लगाकर बैठी थी। उसकी मासूमियत देखकर मुझे उस पर बेतहाशा प्यार आया। मैं सोच रहा था कि इन सब में इस बेचारी की क्या गलती है। मुझे देखते ही वो खुश हो गई और मासूम से अंदाज में पूछने लगी कि आप ठीक हैं? फिर मैंने उससे उसकी खैरियत पूछी, फिर प्यार से उससे कहा कि तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। ये सुनकर वो खुश हो गई और कहा ठीक है। ये कहते ही अचानक से उसके तेवर बदलने लगे और उसकी आवाज भी बदलने लगी। फिर अगले ही पल वो मर्दाना आवाज में कह रही थी कि जितना जल्दी हो सकता है इस लड़की को तलाक दे दे, वरना मैं तेरी सारी फैमिली को जान से मार दूंगा। तेरी माँ, तेरे बाप सब मारे जाएंगे। उस आवाज में इतनी दहशत थी कि मैं बिना कुछ कहे खामोशी से उठा और कमरे से बाहर आ गया। मैं बुरी तरह से डर कर कांप रहा था। बाहर आकर मैंने अपने घर वालों को साथ चलने का इशारा किया और घर आकर तलाक के पेपर्स बनवाकर अपनी बीवी के घर भिजवा दिए। आलिया से बिछड़ने का दुख तो बहुत था मुझे, लेकिन मैं किसी भी तरह से अपने माँ बाप की जान को खतरे में नहीं डाल सकता था। अब तो बस मैं उसकी यादों में ही जीता हूँ और दुआ करता हूँ कि काश वो कभी ठीक हो जाए। आप भी उसके लिए जरूर दुआएं कीजिएगा।